हेलो टीजीटी पीजीटी लवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे अपना। तो फिर देख लीजिए, आज फिर हम आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज, जो कि आपका टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड या फिर जीआईसी लेक्चरर की हम बात करें, जो कि अभी आपको सुनने को आया भी होगा न्यूज़ कि जो आपका जीआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है जो 3 मई को होने वाला था, वो अब 3 मई को ना होकर वो आपको 7 जून को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा ये लोग करते क्यों हैं इस तरह से। यूपी में कोई भी एग्ज़ाम टाइम पर कभी होता ही नहीं है, खासकर आपका जो कि टीचिंग का एग्ज़ाम होता है वो कभी टाइम पर होता ही नहीं है। ऐसे आप देख रहे हैं यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी जो कि आपका हर बार पीछे हटता हुआ जा रहा है। और ऐसे ही इन्होंने अब देखो एग्ज़ाम में अभी क्या इन्होंने किया है कि आपका अगर हम बात करें जो कि आपका 3 से 7 अगर हम बात करें 3 से 4 आपको तारीख में आपका जो आपका जून में है टीजीटी का एग्ज़ाम है, और उसके जस्ट बाद आपको 7 तारीख में आपका ये हो जाएगा जीआईसी लेक्चरर का। तो यहाँ पर ये देखो एक साथ 2 एग्ज़ाम कर दिए इन्होंने। तो मतलब ये देखा जाए कि आपको पहले तो 1 महीना आराम से मिला था कि आप टीजीटी पीजीटी का जो आपका यानी कि अगर हम बात करें जो आप क्या कर सकते थे, रिवीजन कर सकते थे 1 महीने में आराम से आपका। और यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल दोनों को एक साथ रख दिया है। अब आपके लिए थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा, या फिर हम नॉर्मली ये कहें कि आप दोनों को आप किस तरीके से लेकर चलेंगे दोनों एग्ज़ाम को। आपको दोनों में अगर जिस बच्चों ने भर रखे होंगे, दोनों ही जीआईसी का भी भरा हुआ है और टीजीटी पीजीटी का भी भरा हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा सा हेडेक तो हो जाता है भाई देखो। लेकिन फिर भी आपको क्या है यहाँ पे आपको सेल्फ डाउट नहीं रखना है, आपको मोटिवेट होके चलना है, आपको अच्छे से आपका रिवाइज ये करिए कि 1 महीना और आपको जीआईसी के लिए मिल गया है, तो आप अच्छे से अपना आपको बेहतर तरीके से आप परफॉर्म करें, तैयारी करें अपना और अपना। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आपको चलना है कि अब आपके पास 1 महीना और एक्स्ट्रा बढ़ गया है जीआईसी के लिए। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी की आपको तैयारी लगातार रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक के चक्कर में आप वो सब चीज़ें छोड़ दें। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको टारगेट कोई एक लेके चलना पड़ेगा, तभी आप उसमें सक्सेस होगे। अगर दोनों को लेके चलोगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो बच्चे जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अभी भी कर लेंगे आराम से, दोनों को कर लेंगे। बल्कि 3 भी किए होंगे जिनके यूपी टीजीटी भी और पीजीटी भी, और प्लस उन्होंने जीआईसी का भी डाला है। तो यही कोशिश है मेरी कि आप सभी बेहतर वे में आप अपनी तैयारी को अंजाम दें, अपनी तैयारी को अच्छे से करें। तो इसी तरीके से क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके से उसी लेवल के मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपको यहाँ पर तीनों में ही आपको हेल्प मिले। इस तरह से आपको आप रखें। तो अगर हम देखें तो यूपी टीजीटी में आपको 4 आपको जो ऑथर है उनको पढ़ना होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको उनके लिटरेरी मोमेंट्स, उनका आपका जो यानी कि हिस्ट्री होता है, आपका हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर होता है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो सभी चीज़ों को आपको पढ़ना भी होता है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, और जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे भाई, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुँच पाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा तो आप उसको लाइक भी करेंगे एंड कमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि आपको कैसा लगा है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कि हु कॉइन द यूनिवर्सिटी विट्स। आपको बताना है कि यूनिवर्सिटी विट्स जो कॉइन किया गया था, ये टर्म, ये किसने कॉइन की थी। ठीक है, तो बेन जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम की बात है, नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो यूनिवर्सिटी विट जो कॉइन की थी टर्म, ये भी यानी कि 19वीं सेंचुरी के ही एक ऑथर हैं जिन्होंने की है। तो क्रिस्टोफर मार्लोव नहीं हो सकते। और कौन हो जाएंगे, जॉर्ज आपके सेंट्सबरी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सिटी विट को क्या किया है, कॉइन किया है। ठीक है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वाज कॉइन बाय 19वीं सेंचुरी जर्नलिस्ट, जो कि 19वीं सेंचुरी के जर्नलिस्ट थे एंड लिटरेरी क्रिटिक थे। तो जॉर्ज सेंट्सबरी ने इसको क्या किया था, कॉइन किया था। ही यूज दिस यानी कि टर्म, इस कॉइन को उन्होंने यानी कि यूज किया था डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ लेट 16वीं सेंचुरी इंग्लिश प्लेराइट्स एंड पैम्पलेटर्स, यानी कि उन ऑथर्स के लिए जो कि प्लेराइट्स थे, ड्रामेटिक्स थे, ठीक है, और पंपलेटर्स थे, उनके लिए उन्होंने कॉइन किया था। जो कि कुछ इनमें से आपको देखने को मिलेंगे जो आपको यहाँ पे एजुकेटेड थे, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से या फिर दूसरी आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर ये कॉइन इन्होंने किया है। और इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्म, लंदन थिएटर, इन सभी ने मिलकर मतलब इसको क्रिएट किया था। अच्छा वे आप मतलब देखने को मिले हम। उसके बाद आपके विलियम शेक्सपियर आपको देखने को मिलते हैं, जिन्होंने आपका लंदन थिएटर को एक बेहतर वे में परफॉर्म करे और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको लेकर चले हैं।
तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी विट्स जो कॉइन की थी टर्म, वो किसने की थी, जॉर्ज सेंट्सबरी ने की थी। और यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया था कि कौन कौन से यहाँ पे यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप उसमें जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तब भी आपको मिल जाएगी। तो इससे नेक्स्ट यानी कि अगर हम बात करें जो कि सेट 1 में आपको देखने को मिल जाएंगे सारे जो भी चीज़ें हैं, या फिर सेट 2 में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैंने वहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनिवर्सिटी विट्स वाज नोन फॉर हिज पेस्टोरल प्रोज रोमांस यूफिज। आपको बताना है यूनिवर्सिटी विट्स में से एक यहाँ पे हमारे पास जो यानी कि राइटर्स हैं, जो यानी कि प्ले राइटर्स हैं, जिन्होंने क्या किया था, पेस्टोरल यानी कि प्रोज रोमांस यूफिज को क्या किया था, यहाँ पर उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो जो बेन जॉनसन है, या फिर थॉमस नेस है, या फिर आपका जॉन लिली है, या फिर थॉमस किड है। तो आपको अगर मैं बता दूँ, आपको यहाँ पर ये सारे ही हमारे क्या हैं, यहाँ पे जो आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी विट्स के पार्ट है, यानी कि उसमें शामिल होते हैं आपके, ठीक है। थॉमस नेस भी है, लिली भी है, यानी कि थॉमस लाइली भी इसको बोलते हैं, लिली बोलते हैं, थॉमस किड, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनके बारे में जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। तो जॉन लिली जो आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 1554 में इनका वर्क रहा है, यानी कि 1606 से वाज द यूनिवर्सिटी विट, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल जो कि पेस्टोरल प्रोज इन्होंने जो वर्क लिखा है, यानी कि यूफिजिस द एनाटॉमी विट का एक वर्क इन्होंने किया, जो कि आपका 1578 में इनका वर्क आया। हालांकि इससे हमें मतलब ये तो हमें नहीं चाहिए कि इनका कौन से उसमें आए, क्योंकि ये हमारे उसमें नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है। यहाँ पे यूफिज नाम से, यानी कि अगर हम बात करें यानी कि एनाटॉमी विट नाम से इन्होंने क्या किया था, यानी कि एक वर्क, यानी कि प्रोज पेस्टोरल वर्क इन्होंने जो कि लिखा था। और यूफिज्म एंड हिज इंग्लैंड, जो कि 1580 में आपको देखने को मिलता है, ये दोनों ही वर्क इन्होंने किए थे। दीज वर्क इंट्रोड्यूस यूफिज्म, इन वर्क के माध्यम से इन्होंने एक टर्म कॉइन की थी यहाँ पे, ठीक है, तो जो जिसका नाम था यूफिज्म, ठीक है। एंड यानी कि एलेब्रियोरेट ऑनरेट प्रोज स्टाइल द सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस, इनसे ये क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजाबेथन लिटरेचर, ठीक है, एंड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरेक्ट वर्ड प्ले एंड एंथेसिस, इस माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि ये क्या करते हैं, वर्ड प्ले खेलते हैं। इस मतलब यूफिमिज्म जो इन्होंने मतलब एक टर्म दी थी, उसके माध्यम से उस वर्ड को यहाँ पे देखा जाता है। तो काफ़ी क्रिटिकल इनका जो वर्क रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो विरोधाभास चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इनके वर्क में। तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने देखने को मिली हमें, ठीक है, जो कि कौन है, आपके जॉन लिली, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द टर्म रिनेसेंस जो टर्म है मीन्स उसका मीनिंग क्या है, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो मीनिंग्स क्या है आपका, रिवाइवल ऑफ मिडिवल आर्ट्स है, या रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग है, इन्फॉर्मेशन ऑफ कैथोलिक आपके चर्च है, या फिर नन ऑफ दिस। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको सभी को पता होगा, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग इसका मीन्स होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फाइंड आउट एन अप्रोप्रिएट, ठीक है, अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ लाइन मतलब स्पीच है इस लाइन में, ठीक है। ही वॉच फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड लाइक थंडर बोल्ट ही फॉल्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि किस यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। डेफिनेटली अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा तो आपको लाइक यहाँ पे समझ जरूर आ रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, लाइक दिया है। और लाइक एज जिसमें भी आता है वो हमारा क्या होता है, सिमिली हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डेफिनेटली यहाँ पर सिमिली, ठीक है। हाइपरबल क्या होता है, हाइपरबल आपका जो चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर दी जाती है, यानी कि उस तरीके से आपको देखने को मिलता है, वो हाइपरबल होता है। पर्सनोफिकेशन आपका क्या होता है, जिसमें हमें क्या होता है कि यानी कि लिविंग, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको मतलब लिविंग यानी कि किसी एक मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें इंसान को किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है जिसमें कोई लिविंग थॉट्स ना हो, यानी कि वो जैसे टेबल से कनेक्ट कर दिया गया, या फिर स्काई से, मतलब नॉर्मली हमने बात करा तो नेचर से कनेक्ट कर दिया गया, जो चीज़ नहीं बोल सकती है उससे कनेक्ट करके आपको चीज़ें दिखाई जाती है, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। मेटाफर आपको पता है कि मेटाफर में क्या होता है, ये इसी का आपका क्या होता है कि सिमिली का
है उल्टा हो जाएगा, मतलब इसी के उसमें आता है। इसमें सिर्फ लाइक और एज आपको देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्ट मेटाफर किया जाता है। डायरेक्ट यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें मून इज, ठीक है, मून एज अ फेस, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपका सिमिली हो गया। लेकिन अगर हम ठीक है योर फेस इज मून यही कह दिया जाए सीधा सीधा, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी इन, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल यानी कि क्रॉनिकल आपको ऑर्डर में लगाना है यहाँ पे। तो क्या आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले क्लाइमेट है, ठीक है, क्रेस्टो यानी कि ठीक है कैस्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैटास्ट्रोफी होगा, या फिर एक्सपोजिशन, फॉलिंग एक्शन और राइजिंग एक्शन। तो ये कुछ ऑप्शन है, आपको बताना है यहाँ पे सबसे पहले इनमें से कौन सा आएगा। ठीक है, तो कौन सा आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है, ये कुछ ऑप्शन है और मैं डेफिनेटली डायरेक्ट आपको उसका आंसर ही बता देती हूँ। तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, एक्सपोजिशन। सबसे पहले एक्सपोजिशन हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें बात करें यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा राइजिंग एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद क्लाइमैक्स आपको देखने को मिलता है। जस्ट उसके बाद हमें देखने को मिलता है फॉलिंग एक्शन। एंड फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है क्या हो जाएगा, कैसे यानी कि कैटास्ट्रोफी आपको देखने को मिलती है। इसमें मैंने आपको लगा के भी दिखाया है, तो मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके। सबसे पहले एक्स पोजिशन में आपको देखने को मिलता है, राइजिंग एक्शन होगा, फिर उसके बाद फिर क्लाइमैक्स सबसे हाईएस्ट और सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद फॉलिंग एक्शन आपको देखने को मिलते हैं, फिर आपको देखने को मिलता है डिनोमेंट, या फिर जिसको हम बोलते हैं कैसेट यानी कि कैटास्ट्रोफी। ठीक है, इसके बारे में कुछ मैंने डिटेल में भी इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ अगर मैं बात करूँ बेसिकली जो कि आपका यहाँ पर क्लासिकल ड्रामेटिक जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है बेसिकली, यानी कि अगर हम बात करें जो आपको यहाँ पर कैरेक्टर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आपको देखने को मिलते हैं, पार्ट ऑफ ये ट्रेजेडी का आपका पार्ट है यहाँ पे ट्रेजेडी का। तो सबसे पहले एक्सपोजिशन होता है। एक्सपोजिशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस कराया जाता है, सेटिंग्स क्या है उस वर्क की, आपकी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, एंड यहाँ पे इंटेल्ड आपका सिचुएशन आपको बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। इसके बाद आपका एग्जिटिंग फोर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन यानी कि इन सिटिंग जो कि इंसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं, कुछ इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे जबकि इवेंट बताए जाएंगे, स्टार्ट एंड कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। इसके बाद राइजिंग जो कि आपका एक्शन होता है जिसमें कि आप कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, आपकी बिल्डिंग द टेंशन आपको होने शुरू हो जाएगी कि राइटर्स मतलब जो आपका हीरो होगा, प्रोटैगनिस्ट होगा आपका, तो उन सब चीज़ों को वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स में क्या हो जाता है वहाँ पर, जो कि टर्निंग मोमेंट ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ इंस्टेंसी। ठीक है, ठीक है, इंटेंसी आपको देखने को मिलते हैं जो कि पीक पर होती है, जहां पर सारी चीजें क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है, मतलब वो सब चीजें आपको देखने को मिलते हैं। क्लाइमैक्स होता है कि अब क्या होगा, इस तरह से आपको चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद है फॉलिंग एक्शन। फिर क्या हो जाएगा, फॉलिंग एक्शन यानी कि जो हीरो होगा या यानी कि जो हीरो होगा, प्रोटैगनिस्ट होगा आपका, उसके साथ साथ वो चीजें क्लाइमैक्स होने शुरू हो जाएंगे, लीडिंग टुवर्ड्स द, उससे रिलेटेड वहाँ पे यानी कि कॉन्स्टिक्सिस आपको देखने को होती मिल जाएगी, एंड की तरफ बढ़ेगा आपका वर्क। और सबसे लास्ट में आपका यानी कि कैटास्ट्रोफी आपको देखने को मिलती है, जिसमें कि क्या हो जाएगा, रेसोल्यूशंस होगी वहाँ पे यूजुअली इन्वॉल्विंग आदर डेथ हो जाएगी या तो प्रोटैगनिस्ट की, या फिर डाउनफॉल होगा उसका, या फिर आपको इस तरह से वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले एक्सपोजिशन होगा, फिर एग्जिस्टिंग फोर्स आपको देखने को मिलता है, इसके बाद आपको राइजिंग एक्शन आपको देखने को मिलते हैं, क्लाइमैक्स आपको देखने को मिलते हैं, फॉलिंग एक्शन आपको देखने को मिलते हैं, कैटास्ट्रोफी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक्सपोजिशन होगा, फिर राइजिंग एक्शन आपको देखने को मिलेंगे, क्लाइमैक्स आपको देखने को मिलता है, उसके बाद फॉलिंग एक्शन होता है, और यहाँ पे आपका कैटास्ट्रोफी। ठीक है, यानी कि इसको हम डिनोमेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लास्ट में कंक्लूजन आपको देखना, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। चले भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हियर वंस द एम्बैटल्ड फार्मर स्टूड एंड फायर्ड द सूट हियर्ड अराउंड द वर्ल्ड। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है और ये एक लाइन दी गई है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि एंड फायर द सूट हियर अराउंड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यह एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलते है, तो पूरा ही अराउंड क्या कर दिया गया, पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया गया, यहाँ पे सूट कर दिया गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा हाइपरबल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच
ठीक है, आपको बताना है रिप्रेजेंट एंड साउंड इट डिस्क्राइब, जिसमें साउंड आपको देखने को मिलती है, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो मेटाफर में नहीं होता है, ओनोमोटोपोइया, ये इसका आंसर जो हो जाएगा ओनोमोटोपोइया हो जाएगा। और हाइपरबल आपका देखने को मिलता है बड़ा चढ़ाकर किसी बात के बारे में बात करिए। और नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के साथ जोड़ना आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। मेटाफर में डायरेक्ट मैंने अभी आपको बताया कि किसी से कंपेयर करना, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डिस्क्राइब्स द यूज, ठीक है, सॉर्डेड बून। आपको बताना है यहाँ पे सॉर्डेड बून यहाँ पर दिया गया है इन वर्ड्सवर्थ सोनेट। वर्ड्सवर्थ सोनेट्स का है द वर्ल्ड इज टू यानी कि मच विद अस। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से जो सॉर्डेड बून है वो क्या, कौन सा फिगर ऑफ यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कौन सी डिवाइस यहाँ पे डिवाइस हो रही है, मतलब आपको देखने को मिले। मेटानमी है, ठीक है, काइस्मस है, या फिर ऑक्सीमोरन है, या फिर ठीक है यहाँ पे एंटीथेसिस है। तो एंटीथेसिस या फिर इसमें और भी कौन सा आपका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास है वो ऑक्सीमोरन हो जाएगा, विरोधाभास आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑक्सीमोरन हो रहा है, ठीक है, यानी कि सॉर्डेड बून के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो ऑक्सीमोरन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास है कि द एक्सप्रेशन, आपको बताना है एक्सप्रेशन यानी कि ड्रीमिंग हाउस, एक्सप्रेशन करता है ड्रीमिंग हाउस के बारे में इन एग्जाम्पल, इज इन एन एग्जाम्पल। ये किस चीज का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जुग्मा है, या फिर ट्रांसफर एपिथेट है, या फिर आपका काइस्मस है, या फिर अपस्ट्रोफी आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसका आंसर बताऊं आपको, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट क्या हो जाता है आपका, यानी कि ड्राइविंग, यानी कि किसी भी चीज़ को, जैसे नॉर्मली कोई कवि है या कोई पोएट है, वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को लिखता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ड्रीमिंग हाउस के बारे में बात की, यानी कि सपनों का घर, यानी कि सपने देखता हुआ घर। तो सपने तो घर नहीं देखेगा क्योंकि वो तो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन सपने कौन देखेगा, जो उस घर में रह रहा है वो देखेगा। तो डेफिनेटली इस तरीके से आपको वहाँ पे एपिथेट आपको देखने को मिलता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, वर्ड को, ठीक है, इस तरीके से वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको बताया, जुग्मा क्या है, ठीक है, काइस्मस क्या है, या ट्रांसफर एपिथेट को और समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफर एपिथेट इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है, जिसको हम यानी कि एपिथेट करते हैं इज ट्रांसफर फ्रॉम द नाउन, नाउन के साथ उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इट शुड लॉजिकली मॉडिफाई, जो कि लॉजिकली मॉडिफाई करता है टू अनदर नाउन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कोई यानी कि अलग नाउन आपको देखने को मिलता है जो वहाँ पे शामिल नहीं होता है, लेकिन हमें उसको पता लगाना पड़ता है कि वो क्या है। जैसे यानी कि ड्रीमिंग हाउस उसने दिया है, तो हाउस यानी कि क्या है, ड्रीम नहीं देखता है, ड्रीम कौन देखेगा, जो कि उस घर में रह रहा है, ठीक है। अब जुग्मा क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वन यानी कि ग्रोइंग वर्ड, जो कि ग्रोइंग यानी कि ग्रोइंग आपका वर्ड होगा, यूजुअली द वर्ड, ठीक है, वर्ब ऑफ एडजेक्टिव, जो कि वर्ब और एडजेक्टिव होगा, उसका मॉडिफाई करेगा टू और मोर, ठीक है, डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, उस पार्ट को, ठीक है, ऑफन प्लेइंग टू इच इन डिफरेंट वेज में वो प्ले करेगा वर्ड के साथ, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लिटरल और यहाँ पे फिगरेटिव आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो साप्ताहिक होगा, और अगर हम बात करें लक्षणात्मक आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे क्रिएट करेगा उस बुद्धि को, आयरनी को दिखाएगा, और ड्रामेटिक कंट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि अनरिलेटेड होगा आपको, यानी कि उसके साथ रिलेट नहीं करेगा, रिलेट करता हुआ आइडिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें उसको रिलेट करना होगा। इस तरीके से आपको सी, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यानी कि सच है, आपको देखने को मिला, सी ब्रोक हिज कार एंड हिज हार्ट, उसने उसकी कार को तोड़ दिया और उसके दिल को भी तोड़ दिया। जबकि अगर नॉर्मली देखा जाए कार से और दिल का क्या मैच है, कोई मैच नहीं है, तो दिल तोड़ना एक अलग बात है, ठीक है, और कार तोड़ना मतलब एक क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसको तोड़ा गया है। लेकिन हार्ट क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें, अब स्ट्रिक आपको एक नाउन देखने को मिलता है, जो कि हार्ट तो क्या है, तोड़ने का मतलब, उसमें ऐसे थोड़ा कि इसने उसको तोड़ दिया ऐसे करके, तो क्या हो गया, दोनों यानी कि रिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको रिलेट, आइडियाज को रिलेट कर दिया जाता है अनरिलेट को। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमें देखें यहाँ पे, अगर हम लिटरल और फिगरेटिव की बात करें, जो कि लक्षणात्मक वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, दिस स्टॉर्म स्नैक बाय बोट एंड माई ड्रीम्स,
यानी कि उस तूफान ने मेरे क्या कर दिया, मेरे बोट को भी क्या कर दिया, डुबा दिया, और मेरे सपनों को भी डुबा दिया। अब सपनों को कैसे डुबा सकता है, सपने तो इंसान देख रहा है, बोट क्या है, एक नाव है जो कि उसमें पानी में, यानी कि भाई तूफान आया तो उसमें डूब गई, लेकिन सपने कैसे डूब गए, तो सपने बिल्कुल एक अलग चीज हो गई और वो चीज अलग हो गई, ठीक है। या फिर लिटरल में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ही टुक हिज हैट एंड हिज लीव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से अलग चीजें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगी, अलग तरीके से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें काइसमस क्या होता है, काइसमस इज द रिटोरिकल, आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, रिटोरिकल, ठीक है, रिटोरिकल आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो कि इन्वर्ट द ऑर्डर ऑफ वर्ड और ग्रामेटिकली यानी कि स्ट्रक्चर्स उसमें दिया गया है टू पैरेलल, आपके क्लॉजेस आपको देखने को मिलते हैं टू क्रिएट अ मिरर इमेज, जैसे कि किसी वर्ड को बस सीधा उल्टा कर दिया गया, मतलब जैसे इसने बोला भी है यहाँ पे, अस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन टू डू फॉर, ये मत सोचो कि तुम्हारी कंट्री ने तुम्हारे लिए क्या, ठीक है, अस्क वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, ये सोचो कि तुमने अपनी कंट्री के, यानी कि ये कहो कि तुमने अपनी कंट्री के लिए क्या किया है। तो डेफिनेटली वर्ड तो यही है, बस कहने का तरीका बदल गया कि ये मत कहो कि तुम्हारी कंट्री ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये कहो कि तुमने अपनी कंट्री के लिए क्या किया है। तो डेफिनेटली क्या हो गया, वर्ड बिल्कुल सेम है लेकिन उलट के हमने रख दिया, उल्टा करके हमने रख दिया उसको, ठीक है। तो इस तरीके से मीनिंग आपको एकदम से चेंज होगी थी दिखाई देगी। तो ये क्या है, आपका काइसमस है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आई होप आप समझ आ गया होगा ट्रांसफरेटिव क्या होता है, जुग्मा क्या होता है और काइसमस क्या होता है, ये आप अब कभी नहीं भूलोगे। तो मैंने समझाने का प्रयास किया, आई होप आप सभी के लिए समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सिल्वर मैन, आपको बताने आपके सिल्वर मैन हैज नेवर रीड ब्राउनिंग, जो सिल्वर मैन है हैज नेवर रीड ब्राउनिंग, वो क्या है, उसने यानी कि कभी ब्राउनिंग को नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि वो नहीं पढ़, यानी कि पढ़ता, या हम कहें कि उसने कभी नहीं पढ़ा, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो ये काइसमस है, यानी कि कंसिस्ट है या फिर जुग्मा है या फिर मेटोनिमी है। तो डेफिनेटली ये काइसमस हमने पढ़ा भी, ये नहीं होगा, जुग्मा भी नहीं है यहाँ पर, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा मेटोनिमी। मेटोनिमी कैसे, क्योंकि वो क्या कह रहा है यहाँ पे ब्राउनिंग के बारे में, ब्राउनिंग को थोड़ा ना पढ़ना है, ब्राउनिंग के वर्क को पढ़ा होगा ना, उसके वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट उस किसी चीज को एकदम से बिल्कुल अलग आप वो में आपको चीजें दिखाई देगी। जैसे मैं राजा कह दूं तो राजा के साथ साथ में मतलब किसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यानी कि किंग कहा तो किंग के लिए हमने क्राउन का यूज कर दिया। क्राउन मतलब ताज किसको पहनाया जाता है, भाई राजा को ही तो पहनाया जाएगा, किंग को ही तो पहनाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, कुछ एग्जाम्पल है वो समझ लीजिए। मेटोनिमी अभी ठीक है, तो मेटोनिमी हमने अभी बताया था कि द क्राउन फॉर द किंग, किंग के लिए क्या हो जाएगा, क्राउन का यूज किया गया है ना। भाई क्राउन कौन पहनेगा, या तो किंग या क्वीन पहनेगी, तो उस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पैर मतलब अब इसके बाद हम जुग्मा के बारे में बात करें तो सी ब्रोक हिज कार, उसने उसकी कार को तोड़ दिया, और क्या हुआ, फिर उसका दिल तोड़ दिया। तो ऐसा तो ये तो बिल्कुल अलग होगी ना चीजें, बातें दोनों चीज अलग होगी। तो जुग्मा क्या है, दोनों बिल्कुल अनरिलेटेड जो थिंग्स होगी उनको जोड़ने का प्रयास, उनको जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट अलग होंगे बिल्कुल। कंसिस्ट क्या है हमारा, एक क्या होता है अलंकार वगैरह होता है, जो मेटाफर वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मली। और काइसमस मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे कि ये मत सोचो कि तुमने अपनी कंट्री के लिए क्या क्या किया, ये सोचो, मतलब ये तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी कंट्री ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये सोचो कि तुमने अपनी कंट्री के लिए क्या किया। तो ये डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा और इसका आंसर आपको मिल गया होगा। मेटोनिमी भी आपको समझ आ गया होगा। तो किसी चीज़ के लिए डायरेक्ट जैसे ठीक है, यानी कि आई रीड टू शेक्सपियर, तो शेक्सपियर को थोड़ा पढ़ना है, किसको पढ़ना है, शेक्सपियर के वर्क को पढ़ना है ना, उनके ड्रामाज को पढ़ना है। वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे समझी, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने अच्छे से समझा भी होगा। सारे यानी कि जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वो सब आपने समझा होगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी तरीके से आपको हर रोज़ आपको क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।